बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अब पढ़ेंगे स्प्लीन की प्लेलिस्ट में रिगार्डिंग स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, स्प्लीनेक्टमी देखें एक लाइफ सेविंग जो है प्रोसीजर है। अब इसके बारे में फ्यू क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ते हैं। एक एमसीक्यू है कि ए मैन हैज सस्टेन्ड ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन। ठीक है ना, उसको क्या हुआ है, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है और हैज द सस्पिशन ऑफ स्प्लीनिक इंजरी। हाउ यू विल मैनेज। ठीक है, यहाँ पे स्प्लीनिक नज़र नहीं आ रहा बट इट इज़ स्प्लीनिक इन द बुक। ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए द इनिशियल मैनेजमेंट इज़ एज डिस्क्राइब्ड इन एब्डोमिनल ट्रॉमा। ये हमने जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा की जो ATLS प्रोटोकॉल्स है उसी हिसाब से इसको डील करना है। पेशेंट को प्राइमरी सर्वे करना है प्लस साइमल्टेनियस रिसस्टेशन, उसके बाद सेकेंडरी सर्वे। ठीक है ना, जिसमें हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे डिटेल्ड और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। ठीक है ना, इसमें हम सेकेंडरी सर्वे और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, ये इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी सर्वे में डिटेल्ड हिस्ट्री, एग्जामिनेशन करेंगे और रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ठीक है, और ये है कि फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट। अब डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास लेप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी है, लेप्रोस्कोपिक स्प्लीनेक्टमी है। इसी तरह और क्या हो सकता है हमारे पास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। ठीक है ना, देयर आर स्प्लीनिक इंजरीज जिसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं पेशेंट को, और वो कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह फिर होती है एक ओपन स्प्लीनेक्टमी, ओपन स्प्लीनेक्टमी होती है, और फिर क्या हो सकती है, कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी, जिसको पार्शियल या फिर कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी बोलते हैं, पार्शियल स्प्लीनेक्टमी। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेटिव लाइन है, क्योंकि हम सर्जन्स हैं तो हमने डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही करनी है। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्प्लीनिक इंजरी। देखें, टाइप्स ऑफ स्प्लीनिक इंजरी जो है वो कुछ टाइप्स हैं। देखें, स्प्लीनिक इंजरी में क्या होता है, स्प्लीनिक इंजरी में टाइप्स अगर पूछें तो वो एक अलग टॉपिक है। स्प्लीनिक इंजरी के ग्रेड्स पूछें, ग्रेड्स ऑफ द स्प्लीनिक इंजरी, तो वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये टाइप्स पूछ रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ द स्प्लीनिक इंजरी पूछ रहे हैं। What is this? What happened? Shit. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइप्स ऑफ स्प्लीनिक इंजरी कौन कौन से टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल सब कैप्सुलर स्प्लीनिक ट्रॉमा, सब कैप्सुलर हीमाटोमा। देखें, हमारे पास ये स्प्लीन है। ठीक है ना, ऐसे स्प्लीन होता है। ठीक है ना, स्प्लीन की कैप्सूल याद रखें, बहुत ही थिन कैप्सूल होती है, बिल्कुल थिन होती है। आपने देखा होगा बिल्कुल पतली सी कैप्सूल होती है अराउंड द स्प्लीन। ठीक है ना, तो ये कैप्सूल में आके पेरिटोनियम अटैच होती है। ठीक है ना, इस कैप्सूल में पेरिटोनियम ऐसे अटैच होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया, ये क्या हो गया, सब कैप्सुलर हीमाटोमा। दूसरी है लेसिरेशन, सल्पा मैंने याद रखा था, SLPA सल्पा। S से सब कैप्सुलर हीमाटोमा, L से लेसिरेशन ऑफ द यानी कि टीयर ऑफ द स्प्लीन, P से पोलर टीयर और A से एवल्जन ऑफ द स्प्लीनिक पेडिसल। ये टाइप्स ऑफ द स्प्लीनिक इंजरी है। ग्रेड्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, दो चीज़ें मैंने बताई, एक टाइप्स और ये ग्रेड्स। ठीक है ना, अगर नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं
इनसे अगर आप स्प्लिनिक ट्रॉमा की क्या टाइप्स हैं पूछेंगे, वो ग्रेड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऑल्दो इट्स डिफरेंट थिंग बोथ ऑफ देम आर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस ऑफ द स्प्लिनिक इंजरी। याद रखें कि पेशेंट में प्रेजेंट विद एक तो ये क्लासिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, स्प्लिनिक इंजरी की जो क्लासिकल फीचर्स होते हैं वो फिर किस केस में नज़र आएंगी क्लासिकल फीचर्स, अगर सीवियर इंजरी हो या फिर पोलर टियर हो तो क्लासिकल फीचर्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना, जैसे टेकिकार्डिया, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अच्छा इसी तरह लो पल्स, ठीक है, इसी तरह जो है रेस्टलेसनेस, डिस्टेंशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मैंने बताया, टेंडर लेफ्ट हाइपोकोंड्रिया, ये सारी के सारी जो क्लासिकल फीचर्स है ना वो फॉर एग्जांपल पेलर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लासिकल प्रेजेंटेशन उस वक्त होगी व्हेन देयर इज़ सीवियर इंजरी ऑफ द स्प्लीन या फिर पोलर टियर हो, ठीक है, तो पोलर टियर हो या सीवियर इंजरी ऑफ द स्प्लीन हो तो आपको क्लासिकल फीचर्स नज़र आएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि स्प्लीनिक ट्रॉमा की जो प्रेजेंटेशन है ये एक तो क्लासिक फीचर्स हो गए, दूसरे साइलेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक पेशेंट को देखा था, साइलेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। साइलेंट प्रेजेंटेशन देखें, पेशेंट देगा हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल ट्रॉमा विथ इम्पैक्ट ऑन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना, देखें बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी है, ये अम्बलाइकस है, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पे आपको लीवर नज़र आता है, लेफ्ट साइड पे आपको स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन जो है, स्प्लीन आपको पता है 9-10-11 रिब्स के पीछे होता है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे उसको ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई इम्प्रिंट साइन भी नज़र आ सकता है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री ऐसी होगी कि ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन हुआ है पेशेंट को, उसके पेट में इंजरी हुई है, यहाँ पे इस साइड पे उसको दर्द है, ठीक है ना, इस साइड पे उसको इम्पैक्ट हुआ है और इस साइड पे दर्द है, देयर में भी स्लाइट पेन इन द एब्डोमेन, ठीक है, पेन जो है, पेन उसको स्लाइट सा हो सकता है, स्लाइट, ठीक है, न ज़्यादा न कम, विद नो अदर सिम्टम्स एंड साइंस, कोई और साइन है ही नहीं उसको, ना कोई सिम्टम है ना कोई साइन है। लास्ट टाइम हमने जो है पेशेंट देखा था इमरजेंसी रूम में, वो हमारे पास जो पेशेंट था उसको विजिबल कोई ऐसे साइंस नहीं थे, ठीक है ना, जो टिपिकल स्प्लिनिक इंजरी में होते हैं, सीवियर इंजरी में, ठीक है। द स्प्लिनिक इंजरी इज़ डायग्नोज बाय, याद रखें, अल्ट्रासाउंड, हमने अल्ट्रासाउंड में देखा था, उसको टैप भी किया था, हमने क्या किया था, टैप भी किया था, और अल्ट्रासोनोग्राफी में भी उसको फ्लूइड इन पेल्विस आया था, ठीक है ना, फ्लूइड इन द पेल्विस आया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये तो हो गई साइलेंट प्रेजेंटेशन, दूसरी हो गई हमारे पास, तीसरी हो गई डिलेड रप्चर ऑफ द स्प्लीन, ठीक है ना। डिलेड रप्चर ऑफ द स्प्लीन देखें, ये जो है 7 से 14 दिन में स्प्लीन रप्चर हो तो इसको डिलेड रप्चर ऑफ द स्प्लीन बोलते हैं। सीन इन कब देखा जा सकता है, ये सबकैप्सुलर हिमाटोमा हो, when there is mild left hypochondrial pain, और with no symptoms and signs, ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है with no symptoms और signs at the initial presentation and injury is often missed, ठीक है ना। तो ये क्या है, डिलेड रप्चर ऑफ स्प्लीन है, यानी कि इंजरी तो हुई है स्प्लीन में, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कंटेन्ड हीमाटोमा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकी हुई है, और वो जो है ना आपके जो पीजीआर्स हो सकते हैं वो मिस कर सकते हैं ऐसी प्रेजेंटेशन को। और ये स्प्लीन क्या होता है, 7 से 14 दिन में ये रप्चर होता है, क्योंकि हेमाटोमा ग्रो करता जाता है और आपकी स्प्लीनिक जो कैप्सूल है वो थिन होने की वजह से वो रप्चर हो जाता है। तब पेशेंट विल प्रेजेंट विथ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल हिमरेज, ठीक है, उस वक्त आपके पास पेशेंट आएगा इंट्रापेरिटोनियल हिमरेज के साथ, ठीक है ना।
ठीक है, आफ्टर 17 to 14 days द हेमाटोमा ग्रोज एंड रप्चर्स एंड पेशेंट प्रेजेंट्स विथ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। ठीक है, अच्छा अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेजर स्प्लिनिक ट्रॉमा। फीचर्स क्या हैं? एक पेशेंट आपके पास ईआर में आया है ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन के साथ, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको स्प्लिनिक जो है स्प्लिनिक ट्रॉमा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या साइंस क्लिनिकल फीचर्स होंगे? द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्प्लिनिक ट्रॉमा में बी जनरल सिम्टम्स। देखें इनको फिर हम जनरल सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं और एब्डोमिनल सिम्टम्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के हैं यहाँ पे, एब्डोमिनल सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ स्प्लिनिक रप्चर और जनरल सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंटरनल हिमरेज। ठीक है, देखें ट्रॉमा के साथ आ गया पेशेंट, उसमें इंटरनल हिमरेज के फीचर्स होंगे और क्या फीचर्स होंगे उसमें, और स्प्लिनिक ट्रॉमा के एब्डोमिनल फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जनरल फीचर्स में पेशेंट को देखें ब्लीड हो रहा है ना, ब्लीड, पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को ब्लीड हो रहा है तो उसको पेलर होगा। ठीक है ना, पहला पॉइंट। उसके बाद टेकीकार्डिया होगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट टेकीकार्डिया होगा उसको, और टेकीकार्डिया जो है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है उसको। ठीक है ना, तो टेकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी और जो बीपी है वो लो होगा। तो जब टेकीकार्डिया होगा तो हाइपोटेंशन होगा। इसी तरह इस सिचुएशन में पेशेंट रेस्टलेसनेस एक स्टेट में होगा, जैसा कि वो पीडियाट्रिक चाइल्ड हमने, आपको याद होना चाहिए, हमने देखा था वार्ड नंबर 3 में। ठीक है ना, जो कि रेस्टलेस था, दैट वाज स्प्लिनिक ट्रॉमा। ठीक है, यही रेस्टलेसनेस आपको लीवर ट्रॉमा में भी मिलती है। ठीक है ना, इसी तरह पेशेंट स्वेट करेगा, डीप एंड साइंग रेस्पायरेशन होगी। ठीक है, डीप रेस्पायरेशन। तो इसी तरह आपने बेड साइड पे पेशेंट की रेस्पायरेशन का पैटर्न भी देखना है कि वो उसकी रेस्पायरेशन कैसी है। ठीक है ना, कोल्ड एंड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी बिकॉज ऑफ शॉक। ठीक है ना, हेमरेजिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, और कोलेप्स्ड उसकी वेन्स होंगी। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे जनरल सिम्टम्स हैं किसके, इंटरनल हेमरेज की वजह से, बिकॉज ऑफ स्प्लिनिक ट्रॉमा। ठीक है, फिर एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं। एब्डोमिनल सिम्टम्स में क्या क्या है इसमें, देयर में बी क्यूटेनियस ब्रूजिंग इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन। देखें क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमिन में, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में क्यूटेनियस ब्रूजिंग मिल सकती है आपको अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह और क्या, इंक्रीज लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड टेंडरनेस। इस जगह में ब्रूजिंग के अलावा क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, आपको टेंडरनेस मिल सकती है, और इसके अलावा रिजिडिटी मिल सकती है इस पॉइंट पे। ठीक है ना, पेन, टेंडरनेस, रिजिडिटी आपको मिलेगी, और उसके अलावा ये देखें रिजिडिटी इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा इंक्रीजिंग एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूल रहा है ना, वहाँ से ट्रिकल हो रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको मिल सकती है इस पॉइंट पे, और डायमिनिश्ड और एब्सेंट बाउल साउंड्स। ठीक है, जब ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो बाउल साउंड्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, बाउल साउंड्स आपको एब्सेंट होंगे। अल्दो सी यहाँ पे बाउल इंजरी है ही नहीं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग बाउल साउंड्स। तो बाउल साउंड्स ना मिले, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गट में कोई इशू है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ब्लीड आ रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कहर साइन होता है, कहर साइन। ठीक है ना, कहर साइन। ठीक है, कहर साइन में भी प्रेजेंट। आप क्या कैसे इसको इलिसिट करेंगे, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड विच कॉजेज पेन इन द लेफ्ट साइड शोल्डर रीजन। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कहर साइन की वजह में कैसे इलिसिट किया जाता है। आप पेशेंट के हेड एंड को रेज कर, फुट एंड को रेज करेंगे, फुट एंड को जब रेज करेंगे तो पेशेंट के शोल्डर टिप पे पेन होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ डायफ्रामेटिक इरिटेशन। ठीक है, इसी तरह दूसरा साइन है बैलेंचेज साइन। ठीक है, बैलेंस साइन भी बोल सकते हैं इसको आप। सिंपली फिक्स डलनेस होगी इन द लेफ्ट फ्लैंक, इस पॉइंट पे फ्लैंक पे। ठीक है, फिक्स डलनेस होगी ड्यू टू क्लॉटेड ब्लड अराउंड द स्प्लीन। ठीक है, एंड शिफ्टिंग डलनेस होगी
इन द राइट फ्लैंक, इस पॉइंट पे राइट फ्लैंक पे, ये राइट साइड है पेशेंट की, ये लेफ्ट साइड है, इस पॉइंट पे शिफ्टिंग डलनेस होगी वहाँ पे, फिर क्योंकि अनक्लॉटेड ब्लड होगा पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है, तो इसको कहते हैं बेलेंचे साइन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच इन्वेस्टिगेशन में हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ स्प्लिनिक ट्रॉमा। स्प्लिनिक ट्रॉमा की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वेस्टिगेशंस हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ स्प्लिनिक ट्रॉमा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास कंप्लीट हीमोग्राम, सीबीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और सीबीसी में देखें इनिशियली एचबी जो है वो में इट में बी नॉर्मल फॉर 6 आवर्स, यानी कि आप 6 घंटे में रिपीट करेंगे सीबीसी, ठीक है ना। एज क्या कॉज है, एज हीमोडाइल्यूशन डज नॉट अकर, ठीक है ना। ल्यूकोसाइटोसिस भी हो सकती है सीबीसी में बी प्रेजेंट लिखा हुआ है, यानी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट आप कराएंगे इसका स्ट्रेट एक्सरेज, ठीक है, एक्सरे एब्डोमिन कराएंगे, इरेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, विद बोथ डोम्स ऑफ द डायफ्राम फाइंडिंग्स में भी। अब इस एक्सरे में जब आप एक्सरे कराएंगे तो इसमें क्या फाइंडिंग्स आ सकती हैं, इसमें इंक्रीज हो सकता है स्प्लिनिक शेडो, ठीक है ना, और विद हेजीनेस, ठीक है, ओब्लिट्रेशन ऑफ द लेफ्ट सॉस शेडो, ये आपको मिल सकता है। देयर में भी इंडेंटेशन ऑफ फंडिक गेज शेडो, फंडस का जो गेज शेडो है वो आपको इंडेंटेशन मिल सकती है उसकी। लेफ्ट कोलोनिक, देखिए अब ये सारी की सारी एनाटॉमी है, जहाँ पे स्प्लीन है उसके ऊपर डायफ्राम है, ठीक है ना, नीचे फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, तो ये सारी चीज़ें, फिर यहाँ पे स्टमक है, तो फंडस में ये जो है एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकता है। कोलोन में, ठीक है ना, कोलोनिक गेज शेडो डिस्प्लेस होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, ये हो सकता है। सॉस मसल पीछे से जाता है स्प्लीन के, ठीक है ना, तो सॉस जो है सॉस जो शेडो की ओब्लिट्रेशन हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, लेफ्ट कोलोनिक गेज शेडो इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। फ्री फ्लूइड बिटवीन गेज फिल्ड इंटेस्टाइनल कॉइल्स, ये भी आपको मिल सकता है एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन में। एसोसिएटेड रिब फ्रैक्चर्स आपने देखने हैं वो मिल सकते हैं। एलिवेशन ऑफ द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम हो सकता है, और प्लूरल इफ्यूजन्स जैसे पैंक्रियाटाइटिस में प्लूरल इफ्यूजन्स आपको मिलते हैं उस साइड के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनाटॉमिकल बेसिस पे ये सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो एनाटॉमी का आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन की आसपास एनाटॉमिकल कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जांपल डायफ्राम है, इसी तरह लंग्स हैं, नीचे ट्रांसवर्स कोलोन है, ठीक है, पीछे सॉस मसल है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर रिब्स हैं, रिब के फ्रैक्चर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा फिर आप कराएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, याद रखें, दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द स्प्लिनिक ट्रॉमा। अल्ट्रासाउंड में जो है आपको स्मॉल टीयर्स मिल सकते हैं, स्मॉल टीयर्स, सब कैप्सुलर हिमाटोमा आपको अल्ट्रासाउंड में मिल सकता है, और फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखें जब भी करेगा तो पीजीज रेडियोलॉजी पीजीज तो ट्राई के अगर अदोज ट्रॉमा के पेशेंट के तो राय के वाला स्प्लीन जो है वो दूसरा के रेसेट अल्ट्रासाउंड थोड़ा स्प्लीन है, ठीक है ना ने। तो ऐसा मजा अगर सही था नेरिंग या नेरोन तो दूसरा के अल्ट्रासाउंड और तो स्मॉल टीयर्स भी नज़र आते हैं, हेमाटोमा का नज़रवान और पेरिटोनियल कैविटी का पशीजी। तो अनिश्चय पूरा चीज़ वारा ओपिनियन आवाज़ें थे रेरा तो अनु एक रोग हन, ठीक है ना ने। तो इसके बाद सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है ना। इफ़ अल्ट्रासाउंड इज इनकन्क्लूसिव देयर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ जो है इंजरी, तो फिर आप सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सीटी स्कैन में भी स्मॉल टीयर नज़र आएगा आपको, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज पॉजिटिव होती है स्प्लिनिक ट्रॉमा में, ठीक है ना। डीपीएल जो होती है इसके रिजल्ट्स में क्या है, डीपीएल में डीपीएल, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है या फिर ये नेगेटिव होती है, ठीक है ना। जिस तरह वायरल मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसी तरह डीपीएल भी
नेगेटिव पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, विद इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, ठीक है। तो ये भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रेड्स। देखिए हमने पहले टाइप्स पढ़ी थी, इंजरी की टाइप्स पढ़ी थी, अब हम ग्रेड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखें ग्रेड्स में जो है, ग्रेड्स में व्हाट आर द ग्रेड्स ऑफ स्प्लिनिक इंजरी, ठीक है ना। इसमें 5 ग्रेड्स हैं टोटल, 5 ग्रेड्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रेड 1 टू रेंजिंग फ्रॉम ग्रेड 5, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो ग्रेड 1 देखें, ग्रेड 1 इज देखें सबसे पहले आपको इसको ऐसे याद रखना है। ग्रेड 1 में भी क्या हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है और लेसरेशन, ठीक है। ग्रेड 2 में फिर हिल है, हीमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल हीमाटोमा और लेसरेशन, हिल, ठीक है। हीमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल हीमाटोमा और हिल। ग्रेड 3 में भी ऐसे ही है, ग्रेड 3 में भी हीमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल हीमाटोमा और लेसरेशन। लेकिन ग्रेड 4 में क्या है, हीमाटोमा और लेसरेशन है, ठीक है ना, हीमाटोमा और लेसरेशन। और ग्रेड 5 में क्या है, ग्रेड 5 में लेसरेशन है और वेस्कुलर इंजरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें। 5 में क्या है, वी याद रखें, वेस्कुलर, वी 5 इस तरह लिखा जाता है ना, तो वेस्कुलर भी वी से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है 5LV, ठीक है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ग्रेड 1 में जो हीमाटोमा है ये होगा सब कैप्सुलर हीमाटोमा होगा, ठीक है, लेकिन ये नॉन एक्सपेंडिंग होगा। सब कैप्सुलर हीमाटोमा होगा लेकिन ये नॉन एक्सपेंडिंग होगा। और ये कितना साइज, सरफेस एरिया कितना, लेस देन 10% सरफेस एरिया में। इसमें एरिया लिखा हुआ है, A is 1 ना, तो एरिया कहाँ है, ग्रेड 1 में, ठीक है। तो लेस देन 10% है, याद रखें। अब ग्रेड 1 में लेसरेशन भी हो सकती है, लेकिन ये किस टाइप की लेसरेशन है, कैप्सुलर टीयर, कैप्सुलर लेसरेशन है, नॉन ब्लीडिंग लेसरेशन है और लेस देन 1 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ है, इसकी डेप्थ है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में ये एरिया और डेप्थ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। अगर तो वो लेसरेशन है तो उसमें 1 लेस देन 1 सेंटीमीटर डेप्थ की लेसरेशन है। अगर वो हीमाटोमा है तो वो लेस देन 10% सरफेस एरिया का हीमाटोमा है। कौन सा हीमाटोमा है, नॉन एक्सपेंडिंग। कौन सा हीमाटोमा है, सब कैप्सुलर। कहाँ हीमाटोमा है, सब कैप्सुलर, ठीक है। लेसरेशन कहाँ की लेसरेशन, कैप्सुलर टीयर, कैप्सूल की लेसरेशन और नॉन ब्लीडिंग और लेस देन 1 सेंटीमीटर ऑफ द पेरेन्काइमल डेप्थ की लेसरेशन, ठीक है। तो ग्रेड 1 ये हो गया। ग्रेड 2 में फिर उससे डिफरेंट है। ग्रेड 2 क्या है, ग्रेड 2 में हेमाटोमा है। हेमाटोमा जो है वो सब कैप्सुलर हेमाटोमा ही है, ठीक है, सब कैप्सुलर हेमाटोमा है और ये भी नॉन एक्सपेंडिंग है। ग्रेड 2 में भी याद रखें नॉन एक्सपेंडिंग है हेमाटोमा, ठीक है। और फिर लेकिन दोनों चीज़ें सेम है, ये देखें नंबर ए ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में सब कैप्सुलर हेमाटोमा है। ग्रेड 1 में और ग्रेड 2 में दोनों में नॉन एक्सपेंडिंग हेमाटोमा है, लेकिन यहाँ पे देखें डिफरेंस। ग्रेड 1 में लेस देन 10% सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, ग्रेड 2 में 10 to 50% सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, ठीक है ना। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब ग्रेड 2 में इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा अगर हो तो वो कैसा होगा, नॉन एक्सपेंडिंग एंड लेस देन 5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, ठीक है। अब देखें इंट्रापेरिटोनियल गई है ना चीज़, तो हमने लेस देन 5 सेंटीमीटर डायमीटर के हिसाब से उसको देखना है, ठीक है। इसी तरह फिर लेसरेशन हो, ठीक है, अगर ग्रेड 2 लेसरेशन हो तो कैसी होगी, कैप्सुलर टीयर होगा, उसमें एक्टिव ब्लीडिंग। देखें सब कैप्सुलर टीयर है ग्रेड 1 में, कैप्सुलर टीयर है ग्रेड 2 में, दिस इज कैप्सुलर, ठीक है, और एक्टिवली ब्लीड कर रहा हो वो लेसरेशन, और कितनी हो 1 to 3 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ के साथ हो, नॉट इन्वॉल्विंग ट्रेबिकुलर वेसल, ठीक है ना। उसमें ट्रेबिकुलर वेसल इन्वॉल्व नहीं हो रही हो तो उसको हम ग्रेड 2 स्प्लिनिक इंजरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगेन हम ग्रेड 2 को रिपीट करेंगे। ग्रेड 2 जो है, ग्रेड 2
जो है ग्रेड 2 में ऐसे देखते हैं। ग्रेड 2 में क्या क्या है, ग्रेड 2 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ग्रेड 2 स्प्लीनिक इंजरी कैसी है। ग्रेड 2 में हमने कहा था क्या क्या है, हिमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा और लेसिरेशन। ठीक है, अब ग्रेड 2 की लेसिरेशन जो है वो कैसी है, सॉरी ग्रेड 2 का हिमाटोमा जो है वो कैसा है। ग्रेड 2 का हिमाटोमा ऐसा है कि ये सबसे पहले कहाँ है, ये सब कैप्सुलर रीजन पे है, सब कैप्सुलर है। ठीक है, और ये ब्लीड कर रहा है कि नहीं, नॉन एक्सपेंडिंग है, नॉन एक्सपेंडिंग है। और तीसरा इसका खास पॉइंट क्या है, ग्रेटर देन 10 to 50% सरफेस एरिया इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेड 2 है। अच्छा, उसके बाद इंट्रापेरेंट IPH, ठीक है, इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा कैसा है, ये भी नॉन एक्सपेंडिंग है, नॉन एक्सपेंडिंग है। अच्छा, उसके बाद ये लेस देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम, ठीक है ना, लेस देन 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। इसी तरह लेसरेशन कौन सी, ग्रेड 2 में लेसरेशन कौन सी होगी, अगर लेसरेशन है तो वो कहाँ होगी, कैप्सूल में, अनलाइक ग्रेड 1। ग्रेड 1 में सब कैप्सुलर थी लेसरेशन। ठीक है, सब कैप्सुलर थी, सब कैप्सुलर लेसरेशन थी ग्रेड 1 में। ठीक है, अब ग्रेड 2 में कैप्सुलर लेसरेशन है, लेकिन ये कैप्सुलर लेसरेशन जो है वो क्या कर रही है, एक्टिवली ब्लीड कर रही है। ठीक है, एक्टिवली ब्लीड कर रही है। और इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि ये 1 to 3 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ के साथ। ठीक है ना, ये देखें 1 to 3 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है स्प्लीन के अंदर। लेकिन एक और ख़ास बात इसकी याद रखें कि ये ट्रेबिक्युलर वेसल जो है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रही। ट्रेबिक्युलर जो वेसल है उसको इन्वॉल्व नहीं कर रही। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा क्या है, हमारा ग्रेड 2 लिवर इंजरी, स्प्लीनिक इंजरी है। ठीक है, अब ग्रेड 3 की तरफ आते हैं। हमने कहा था ना कि ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में क्या है, हिल है। ठीक है, इसमें भी हिल है, इसमें भी हिल। हिल का क्या मतलब है, हिमाटोमा, इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा और लेसरेशन। अब ग्रेड 3 में हिमाटोमा तो है, लेकिन वो कैसा हिमाटोमा है, इसमें भी सब कैप्सुलर हिमाटोमा है। ठीक है ना, इसमें भी सब कैप्सुलर हिमाटोमा है, तीनों में हिमाटोमा जो सब कैप्सुलर ही है। ठीक है ना, अच्छा हिमाटोमा हो गया। अब ये एरिया कितना है, मोर देन 50%। ठीक है ना, मोर देन 50%। देखें यहाँ पे मोर देन 50% था, ग्रेड 2 में 10 to 50% था ये हिमाटोमा, और ग्रेड 1 में लेस देन 10% है। ठीक है, ये डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है ना, अच्छा उसके अलावा ये ग्रेड 3 में ये नॉन एक्सपेंडिंग नहीं है, ये एक्सपेंडिंग हिमाटोमा है। ठीक है, अनलाइक ये देखें ग्रेड 2 में भी हमने देखा था कि नॉन एक्सपेंडिंग है, ग्रेड 1 में भी हमने देखा था कि ये नॉन एक्सपेंडिंग है। ठीक है ना, लेकिन एक्सपेंडिंग हिमाटोमा आता है ग्रेड 3 स्प्लीनिक इंजरी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हिमाटोमा रप्चर्ड सब कैप्सुलर हिमाटोमा विथ एक्टिव ब्लीडिंग हो तो भी उसको हम ग्रेड 3 में कंसिडर करेंगे, ग्रेड 3 हिमाटोमा में कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा ऑफ मोर देन 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडिंग हो। ठीक है ना, मोर देन 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडिंग। देखें ग्रेड 2 में इंट्रापेरेन्काइमल हिमाटोमा कितना था, नॉन एक्सपेंडिंग था और लेस देन 5 था। ठीक है, अब ग्रेड 3 में क्या है, एक्सपेंडिंग है और मोर देन 5 है। ठीक है, इसी तरह लेसरेशन की बात करें, मोर देन 3 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्विंग ट्रेबिक्युलर वेसल्स। ठीक है, लेसरेशन ग्रेड 2 में क्या थी, 1 to 3 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ थी और नॉट इन्वॉल्विंग ट्रेबिक्युलर वेसल्स था। तो अब इसमें ग्रेड 3 में क्या है, 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर पेरेन्काइमल डेप्थ है और इन्वॉल्विंग ट्रेबिक्युलर वेसल्स है। तो हम दोबारा ग्रेड 3 को समराइज करेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह हमने ग्रेड 2 को समराइज किया था। ठीक है, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा साइज कम कर देंगे इसका, ग्रेड 2 का। ठीक है, ये ग्रेड
2 है, ठीक है ना। अब ग्रेड 3 देखें, ग्रेड 3 जो है, ग्रेड 3 हेमाटोमा, ग्रेड 3 हेमास्प्लेनिक जो ट्रॉमा है वो देखिए, उसमें भी HIL लिखेंगे हम पहले। H हेमाटोमा है, उसमें भी इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा है और लेसिरेशन है, ठीक है। अब ग्रेड 3 का हेमाटोमा कैसा होगा? ग्रेड 3 का हेमाटोमा सब कैप्सुलर होगा, पहला पॉइंट सब कैप्सुलर होगा, सब कैप्सुलर। दूसरा पॉइंट जस्ट लाइक ये वाला था, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक्सपेंडिंग होगा, ठीक है ना, सब कैप्सुलर होगा, एक्सपेंडिंग होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि मोर देन 50% ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द सरफेस एरिया ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेड 2। अगर ये सब कैप्सुलर होता, नॉन एक्सपेंडिंग होता और लेस देन 50% एरिया, 10 to 50% एरिया इसमें होता, तो हम इसको ग्रेड 2 कहते हैं, ठीक है, याद रखें। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखें, ये तो हेमाटोमा हो गया। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज कैसी होगी? ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ठीक है। इसमें इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज देखें, मोर देन 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडिंग होगी, पहली बात। और दूसरा ये क्या है? मोर देन 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, मोर देन 5 सेंटीमीटर। जबकि ग्रेड 2 में हमने क्या देखा था? नॉन एक्सपेंडिंग इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज और लेस देन 5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ हमने कही थी ना। तो ग्रेड 3 में क्या है? एक्सपेंडिंग है और मोर देन 5 सेंटीमीटर है इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है। इसी तरह लेसिरेशन की बात करें तो लेसिरेशन जो ग्रेड 2 में थी वो कैप्सुलर लेसिरेशन थी, एक्टिवली ब्लीड कर रही थी, 1 to 3 सेंटीमीटर डेप्थ थी और जो ट्रेबिकुलर वेसल्स इन्वॉल्व नहीं कर रही थी। तो जबकि लेसिरेशन में, ग्रेड 3 लेसिरेशन में ट्रेबिकुलर वेसल्स ये इन्वॉल्व करेगी, या फिर दूसरा पॉइंट जो था ग्रेड 3 का वो ये था कि ग्रेड मोर देन 3 सेंटीमीटर की डेप्थ होगी स्प्लीन के पेरेन्काइमा में, ठीक है ना। इसी को हम ग्रेड 3 बोलेंगे, ठीक है ना। ये दो ऑप्शन है, ट्रेबिकुलर वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो भी ग्रेड 3 है, ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर डेप्थ है लेसिरेशन की पेरेन्काइमा के अंदर तो भी क्या है ये? ग्रेड 3 है, ठीक है। तो इस तरह हमने ग्रेड 2 और ग्रेड 3 को ऐसे समराइज करना है। दोनों में HIL आता है, याद रखें। लिवर की और स्प्लीन की किसी और इंजरी में तीनों HIL नहीं है, या तो हेमाटोमा है या तो लेसिरेशन है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको पॉइंट्स में याद रखना है, ठीक है ना। अब देखें ग्रेड 4 जो है, ग्रेड 4 जो हेमाटोमा है ये ग्रेड 4 स्प्लेनिक इंजरी है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, हेमाटोमा और लेसरेशन। अभी ग्रेड 1 में भी हेमाटोमा और लेसरेशन था, ठीक है। अब इसमें देखें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हेमाटोमा जो होगा वो रप्चर्ड इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा होगा विद एक्टिव ब्लीडिंग, ठीक है, विद एक्टिव ब्लीडिंग। जबकि लेसरेशन इन्वॉल्विंग सेगमेंटल और हाइलर वेसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंटल और हाइलर वेसल्स विद मेजर डीवेस्कुलराइजेशन ग्रेटर देन 25% डीवेस्कुलराइजेशन होगी ग्रेड 4 में। तो हम ग्रेड 4 लिवर इंजरी का स्प्लेनिक इंजरी कब कहेंगे? ग्रेड 4 स्प्लेनिक इंजरी हम उस वक्त कहेंगे जब उसका हेमाटोमा कैसा हो, जब उसका लेसरेशन कैसा हो, ठीक है ना। हेमाटोमा जो है, हेमाटोमा उसका हो रप्चर्ड इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा हो, ठीक है, एक पॉइंट, ठीक है ना। और ब्लीडिंग कैसी हो? डेफिनेटली एक्टिव ब्लीडिंग होगी तो रप्चर होगा, ठीक है। छोटी सी ब्लीडिंग होगी तो हेमाटोमा बन जाता है। रप्चर्ड इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा और एक्टिवली वो ब्लीड कर रहा हो, ठीक है। लेसरेशन कैसी हो? लेसरेशन इन्वॉल्विंग सेगमेंटल या फिर हाइलर वेसल्स इन्वॉल्व कर रही हो, ठीक है ना। हाइलर वेसल्स और सेगमेंटल वेसल्स इन्वॉल्व कर रही हो विद मेजर डीवेस्कुलराइजेशन, विद 25% से ज़्यादा डीवेस्कुलराइजेशन हुई हो, किसकी? स्प्लीन की, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेड 4
स्प्लिनिक ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेड 5 में देखें, ग्रेड 5 में फिर डिफरेंट इसलिए है कि इसमें लेसरेशन है और इसमें क्या है, दूसरी बात वेस्कुलर है, ठीक है ना, लेसरेशन है और वेस्कुलर है। लेसरेशन कंप्लीटली शैटर्ड स्प्लीन, ठीक है ना, ग्रेड 5 में आएगा लेसरेशन की वजह से, और हाइलर वेसल इंजरी विथ कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है ना। 4 और 5 को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखें, ग्रेड 4 में जो हीमाटोमा था वो रप्चर्ड इंट्रापेरेन्काइमल हीमाटोमा एक्टिवली ब्लीड था। तो ग्रेड 5 में क्या होगा, ग्रेड 5 में देखें, ग्रेड 5 में लेसरेशन और वेस्कुलर देखेंगे हम, ठीक है ना। ग्रेड 5 में लेसरेशन कैसी होगी, लेसरेशन ऐसी होगी कि उसमें उस लेसरेशन ने शैटर्ड किया होगा स्प्लीन को, शैटर्ड स्प्लीन हुआ होगा, ठीक है। वेसल्स में फिर क्या होगा, कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन, ठीक है, कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन, देखें 4 में 25% डीवेस्कुलराइजेशन थी, मोर देन 25 किलो, ठीक है। लेकिन 5 में कंप्लीट डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ द स्प्लीन विथ ऐसी लेसरेशन जिसने शेटर किया हो स्प्लीन को, तो उसको हम ग्रेड 5 बोलते हैं। तो ये ग्रेड 5 ग्रेड्स हैं स्प्लीनिक इंजरी की, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको निमोनिक्स के साथ याद रखना है। इसको याद रखने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं। देखें, ग्रेड 1 में हेमाटोमा है और क्या है, हेमाटोमा के बाद लेसरेशन है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में HIL है, इसमें हेमाटोमा है, इंट्रापेरेन्काइमल हेमाटोमा है और लेसरेशन है। ग्रेड 4 में भी हेमाटोमा और लेसरेशन है। ग्रेड 5 में लेसरेशन है और ये है, ये क्या है, वेस्कुलर, ठीक है। 5 को भी हम ऐसे लिखते हैं, V = V, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी डिफरेंसेस हैं जो कि आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी क्या क्या हैं। देखें, इंडिकेशंस याद रखने के लिए आप RBCs याद रखें, देखें रेड सेल याद रखें, WBCs याद रखें, प्लेटलेट्स याद रखें, अदर कॉजेज याद रखें। अगर RBCs की वजह से भी क्या कहते हैं, इसकी स्प्लीनेक्टमी हो सकती है, WBCs की वजह से भी स्प्लीनेक्टमी हो सकती है, प्लेटलेट्स की वजह से भी स्प्लीनेक्टमी हो सकती है, और अदर कॉजेज भी हैं इसके। अब RBCs की वजह से, फॉर एग्जांपल RBC डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो तो, ठीक है ना, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो तो भी हम स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह सिकल सेल डिजीज़ हो तो भी स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमियाज हो तो भी स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया में भी स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो है रेड सेल कॉजेज़, ठीक है। उसके बाद वाइट सेल कॉजेज़ क्या क्या हैं। वाइट सेल कॉजेज़ में आपके पास जो है हॉजकिन लिम्फोमा है, इसी तरह नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, और उसके बाद क्या है, ल्यूकीमिया है, ठीक है। ये वाइट सेल कॉजेज़। प्लेटलेट कॉजेज़ क्या क्या है। प्लेटलेट कॉजेज़ में ITP है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है, ITP है, और इसी तरह TTP है। दोनों में हम स्प्लीनेक्टमी, ITP में देखिए फॉर एग्जांपल 4 साल हो, एक क्राइटेरिया होता है ख़ास दोनों में, और 1 साल से क्रोनिक सिम्टम्स हों, ठीक है, 1 साल से सीवियर सिम्टम्स हों, तो हम क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कंजर्वेटिव पे रखते हैं ITP और TTP में, ठीक है। इसी तरह फिर अदर काजेज़ में क्या है, अदर काजेज़ में TAC, ठीक है, स्प्लीनिक ट्रॉमा, जैसा कि हमने 2 दिन पहले किया था, स्प्लीनेक्टमी फॉर स्प्लीनिक ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के। फिर A से क्या है, एब्सेस, स्प्लीनिक एब्सेस, और C से क्या है, स्प्लीनिक सिस्ट्स। तो ये सारी की सारी इंडिकेशंस हैं किसकी, स्प्लीनेक्टमी की, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम फॉर स्प्लीनिक, अब देखिए कि ये ग्रेडिंग सिस्टम वही है जो हमने पढ़ा, लेकिन ग्रेड 1 हो और नॉट एक्टिवली ब्लीडिंग हो तो आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है।
इसी तरह ग्रेड 2 हो, कैप्सुलर और माइनर पेरेन्काइमल इंजरी, ठीक है, कैप्सुलर और माइनर पेरेन्काइमल इंजरी, तो हम टॉपिकल, 2 टॉपिकल याद रखिए, ये निमोनिक है, 2 टॉपिकल एजेंट्स हम देते हैं ग्रेड 2 इंजरी में, ठीक है, टॉपिकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स। ग्रेड 3 हो मॉडरेट, मॉडरेट, ठीक है, ये निमोनिक है। ग्रेड 3 हो तो हम स्विचर करते हैं और हीमोस्टेटिक एजेंट्स के साथ स्विचरिंग भी करते हैं, ठीक है, ग्रेड 3 हो तो। इसी तरह ग्रेड 4 हो तो सीवियर पेरेन्काइमल इंजरी है फॉर एग्जांपल, तो पार्शियल स्प्लीनिक रिजेक्शन या फिर पार्शियल स्प्लीनेक्टमी जिसको बोलते हैं। एक्सटेंसिव पेरेन्काइमल इंजरी हो 5 में तो हम स्प्लीनेक्टमी, कंप्लीट स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह आरबीसी कॉजेस का जो निमोनिक है वो है SATH, ठीक है, SATH मतलब S से क्या है, S से है हमारे पास सिकल सेल डिजीज, A से ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, T से थैलेसीमिया और H से हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो ये 7 निमोनिक याद रखना, ठीक है। बाकी हॉजकिन, नॉन हॉजकिन और ल्यूकीमिया ये इजी है। इसका निमोनिक ये है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है ना, वाइट सेल कॉजेस, N से नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, H से हॉजकिन लिम्फोमा और L से ल्यूकीमिया, ठीक है। ये दोनों भी आसान है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा एक इडियोपैथिक और ये एक दूसरी क्या है थ्रोम्बोटिक, ठीक है। इसी तरह फिर ये CAT कैट है, ठीक है, CAT कैट, सिस्ट, एब्सेस और ट्रॉमा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम भी आसान है, यहाँ पे मैंने 2 टॉपिकल का निमोनिक बताया और उसके अलावा 3 में मॉडरेट और 3 ये एक जैसा टाइप साउंड आती है ना, तो स्विचरिंग प्लस हीमोस्टेटिक एजेंट, ठीक है। और 4 में फिर पार्शियल स्प्लीनेक्टमी, पार्शियल स्प्लीनेक्टमी और 5 में स्प्लीनेक्टमी हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ विल यू ट्रीट सब कैप्सुलर हीमाटोमा ऑफ द स्प्लीन। सब कैप्सुलर हीमाटोमा को कैसे ट्रीट करेंगे? देखें, अगर लेप्रोटोमी के लिए कोई और इंडिकेशन नहीं है, यानी एब्डोमेन वाइज पेशेंट ठीक है, अदरवाइज सिर्फ उसको स्प्लीन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और स्प्लीन में भी उसको सब कैप्सुलर हीमाटोमा है, ठीक है ना, तो हम उसको फिर क्या करते हैं, कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, यानी नो अदर इंजरी, स्प्लीन की भी सब कैप्सुलर हीमाटोमा, ठीक है ना, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पे देखें, कैप्सुलर इंजरी नॉट एक्टिवली ब्लीडिंग, नॉन ऑपरेटिव, ठीक है ना, उसकी मैनेजमेंट है। तो कंजर्वेटिव रखने के लिए पेशेंट को हम कहाँ रखेंगे? ICU में रखेंगे और एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स पे रखेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे या फिर ओरली भी दे सकते हैं, अगर कोई वॉमिटिंग ना हो तो ओरल फ्लूइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे, ब्लड रिक्विजिशन एंड रिजर्व्ड, ब्लड हम तैयार रखेंगे अरेंज करके, ठीक है, ब्लड अरेंज करके हम तैयार रखेंगे। इंटेंसिव मॉनिटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम उसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग एंड दिस एंड दैट, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, क्लिनिकली देखें, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन शुड बी चेक्ड एवरी आवर पर आवर्ली, ठीक है। देखें, जब भी हम ऐसे पेशेंट को ICU भेजेंगे तो हम एडवाइस करेंगे कि आवर्ली मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल्स हम देखेंगे। सीरियल हेमाटोक्रिट देखेंगे पेशेंट का, याद रखें, नॉट HB, इट्स हेमाटोक्रिट, ठीक है ना, हेमाटोक्रिट देखेंगे। रेडियोलॉजिकली हम ये सीरियल अल्ट्रासाउंड करेंगे पर डे, अल्ट्रासाउंड डेली अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस होंगी, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है। इफ द पेशेंट इज स्टेबल, hematoma is not increasing in size and showing signs of regression, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इफ hematoma is expanding and there is evidence of free intraperitoneal rupture and free intraperitoneal fluid, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पेशेंट को लेप्रोटमी के लिए शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखनी है आपने बात कि अगर किसी भी स्प्लीनिक पेशेंट को, स्प्लीनिक ट्रॉमा के पेशेंट को हम कंजर्वेटिव पे भेज रहे हैं, ICU भेजना है और इमीडिएट उसकी लेप्रोटमी करनी है, इफ़
द हेमाटोमा इज एक्सपेंडिंग एंड वहाँ पे फ्री फ्लूइड, डेली अल्ट्रासाउंड में फ्री फ्लूइड जैसे ही आएगा तो आपने लेप्रोटमी के लिए प्लान करना है, उसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लीन से रिलेटेड, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीनिक ट्रॉमा, ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्प्लीनिक इंजरी इज वेल इस्टेब्लिश्ड, लिखा हुआ है वेल इस्टेब्लिश्ड, याद रखें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में और मे बी ऑफर्ड इन किस किस केस में, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट्स, नो ओवर्ट सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस, यानी पेरिटोनाइटिस उसमें नहीं है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, और देयर आर नो अदर इंडिकेशंस ऑफ लेप्रोटमी, तो फिर आप उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं स्प्लीनिक ट्रॉमा से रिलेटेड कि व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में फेल, ठीक है ना। तो ये कौन सी सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हाई ग्रेड इंजरीज हो, ठीक है, लार्ज हीमोपेरिटोनियम हो, कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन हो, स्यूडो एनोरिज्म हो, ये सारी चीज़ें, स्यूडो एनोरिज्म हो, तो ये सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशंस हैं ये सारी जहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आपकी फेल हो सकती है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो सकती है, तो अगर आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाती है तो आप क्या सोच सकते हैं, या तो इसको हाई ग्रेड इंजरी है, लार्ज हीमोपेरिटोनियम है, और कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन है, या फिर स्यूडो एनोरिज्म है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखें कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लेप्रोटमी इन स्प्लीनिक ट्रॉमा, यानी कब आप लेप्रोटमी करेंगे। इंडिकेशंस आर सीवियर डिग्री ऑफ स्प्लीनिक इंजरी, ठीक है ना, विथ सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज, अगर इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज है और सीवियर डिग्री ऑफ स्प्लीनिक इंजरी है तो आप लेप्रोटमी करेंगे। माइनर स्प्लीनिक, दूसरा पॉइंट क्या है, माइनर स्प्लीनिक इंजरी हो एसोसिएटेड विद अदर इंट्रा एब्डोमिनल, अगर देखें ये कहना चाह रहा है स्प्लीनिक इंजरी बेशक माइनर भी हो लेकिन दूसरी इंजरीज भी हैं, गट की इंजरी है, कोई और इंजरी है, तो आप फिर लेप्रोटमी करेंगे, ठीक है। फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी लेप्रोटमी की एक इंडिकेशन है। तो ये तीन चीज़ें याद रखें, या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो ये तो आप लेप्रोटमी करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, या फिर सीवियर डिग्री ऑफ स्प्लीनिक इंजरी हो इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज के साथ तो भी आप लेप्रोटमी करेंगे, और माइनर स्प्लीनिक इंजरी हो एसोसिएटेड विद अदर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरीज, ठीक है। हाल दो स्प्लीनिक इंजरी माइनर भी हो, देखें इसको हम ऐसे समराइज करेंगे यहाँ पे लेप्रोटमी, ठीक है ना। लेप्रोटमी आप कब करेंगे, या तो स्प्लीनिक इंजरी माइनर हो या मेजर हो या कंजर्वेटिव फेल हो, ये तीन चीज़ें ऐसे याद रखें, ठीक है। अब माइनर तो है लेकिन साथ में क्या है, एसोसिएटेड इंजरी भी है गट एब्डोमेन की। मेजर है, ठीक है, मेजर विद इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे लेप्रोटमी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो भी लेप्रोटमी करेंगे, ये तीन सर्कमस्टांसिस हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू मैनेज स्प्लीनिक इंजरी ऑन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। आपने लेप्रोटमी का डिसाइड कर लिया है, अब आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। अर्लियर कहता है कि द डिक्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीनिक इंजरी वाज स्प्लीनेक्टमी। पहले कहता है कि डिक्टम क्या था, पहले डिक्टम था स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना, स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना। लेकिन इन द व्यू ऑफ सीरियस पोस्ट स्प्लीनेक्टमी कॉम्प्लिकेशंस द रीसेंट ट्रेंड इज टू कंजर्व स्प्लीन, ठीक है ना, अनलेस द ऑर्गन इज एक्सटेंसिवली शैटर्ड एंड ब्लीडिंग इज अनकंट्रोलेबल। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं स्प्लीन को, अनलेस एंड अनटिल कोई हैवी ब्लीडिंग ना हो। और दूसरा क्या चीज़ है, हैवी ब्लीडिंग के साथ जो है एक्सटेंसिवली शैटर्ड स्प्लीन ना हो तो हम कंजर्वेटिव पे जाते हैं, ठीक है, या फिर कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डिक्टम क्या है अभी कि इसको कंजर्वेटिव पे रखने का, कंजर्वेटिव पे रखने का नहीं, कंजर्वेटिव स्प्लीनेक्टमी करने का, ठीक है ना, यानी कि पार्शियल स्प्लीनेक्टमी का, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है ना। हम कब कब कोशिश नहीं करते बचाने की, जब जो है स्प्लीन शैटर्ड हो, या फिर क्या हो, दूसरी बात ये अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन है। स्मॉल कैप्सुलर टीयर्स हो तो हम कैसे देखते हैं, स्मॉल कैप्सुलर टीयर्स हो, कंट्रोल ब्लीडिंग विथ लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स, ठीक है ना। हीमोस्टेटिक एजेंट लाइक ऑक्सीडाइज्ड रीजेनरेटेड सेलुलोज, ऑक्सीडाइज्ड रीजेनरेटेड ORC, ठीक है। एक होता है ना ORS, ये ORC है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज्ड रीजेनरेटेड सेलुलोज हम यूज़ करते हैं, या फिर क्या यूज़ करते हैं, फाइब्रिन ग्लू यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम इससे कंट्रोल करते हैं स्मॉल कैप्सुलर टीयर हो तो, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हीमोस्टेटिक एजेंट्स मैंने बताए थे ना पहले, ये देखें यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ग्रेड 2 में हम टॉपिकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, ये वही है ऑक्सीडाइज्ड रीजनरेटेड सेलुलोज या फिर फाइब्रिन ग्लू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ग्रेड 3 में भी देखें हम हेमोस्टेटिक एजेंट्स के साथ साथ हम स्यूचरिंग भी करते हैं, ठीक है ना, स्यूचरिंग ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। तो इस तरह हमने आगे काम चलाना। इफ़ इट फेल्स, अगर ये भी फेल हो, हेमोस्टेटिक एजेंट्स फेल हो, तो हम स्प्लीनोरेफी करते हैं। द ब्लीडिंग फ्रॉम द स्प्लीनिक टीयर में बी कंट्रोल्ड विद द सीरीज ऑफ मैट्रेस स्यूचर, यानी कि ग्रेड 3 में हमने क्या किया था, स्यूचर जो कि मैट्रेस स्यूचर्स हैं प्लस हेमोस्टेटिक एजेंट्स यूज़ किए थे, ठीक है, पिछले लास्ट टेबल में। अब पोलर टीयर हो में भी मैनेज विथ पार्शियल स्प्लीनेक्टमी, अगर पोलर टीयर है ना, पोलर टीयर है तो हम पार्शियल स्प्लीनेक्टमी करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सटेंसिव लेसरेशन और एवल्जन ऑफ द स्प्लीनिक पेडिसल हो तो फिर स्प्लीनेक्टमी हम करेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव लेसरेशन हो या फिर एवल्जन ऑफ द स्प्लीनिक पेडिसल हो तो हम एक्सटेंसिव लेसरेशन करते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव लेसरेशन में हम स्प्लीनेक्टमी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें, इफ स्प्लीनेक्टमी इज डन, अ पोर्शन ऑफ द स्प्लीन 6 पीसेस ऑफ 40 इंटू 40 इंटू 3 मिलीमीटर, ठीक है। 6 पीसेस, देखें टोटल आपने कितने पीसेस लेने हैं, 6 पीसेस, 6 पीसेस ऑफ क्या, 40 इंटू 3 मिलीमीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, मिलीमीटर के पीसेस आपने बरी करने हैं, री इम्प्लांट करने हैं या बरी करने हैं, कहाँ पे, इन द लीफ ऑफ ग्रेटर ओमेंटम, स्प्लीनिक स्लाइस ग्राफ्ट बोलते हैं इसको, स्प्लीनिक स्लाइस ग्राफ्ट। देखें हमने उसको लिए थे, सैंपल लेके हमने उसको स्लाइस किया था ब्लेड से, फिर हमने ओमेंटम में बरी करके इस तरह का लिफाफा एनवेलप बना के बंद कर दिया था, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद हाउ विल यू मोबिलाइज द स्प्लीन ड्यूरिंग एमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी, कहता है कि एमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी में आप मोबिलाइज कैसे करेंगे, टू इंश्योर द रिपेयर और रिमूवल ऑफ स्प्लीन, पार्शियल स्प्लीनेक्टमी हो या टोटल स्प्लीनेक्टमी हो, द स्प्लीन शुड बी मोबिलाइज्ड वेल, याद रखें स्प्लीन शुड बी मोबिलाइज्ड वेल, ठीक है ना, स्प्लीन शुड बी मोबिलाइज्ड वेल, और ये है कि सो दैट इट कैन बी ब्रॉट आउट ऑफ द एब्डोमिनल इंसिजन विदाउट टेंशन, ठीक है ना। जो हम लेप्रोटोमी इंसिजन देते हैं ना, यहाँ पे स्प्लीन है, यहाँ पे लेप्रोटोमी इंसिजन है, इसको इतना मोबिलाइज करना है कि हम यहाँ इंसिजन तक ला सकें, खुली जगह तक ला सकें इसको, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना, विदाउट टेंशन, ऐसे नहीं कि खींच के लाना है। एन इंसिजन इज मेड अलोंग द वाइट लाइन ऑफ टोड, देखो वाइट लाइन ऑफ टोड, WLT, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट, वाइट लाइन ऑफ टोड की निमोनिक याद रखें, वाइट लाइन ऑफ टोड अलोंग द लेफ्ट कोलिक फिशर, शुरू में जो इंसिजन दिया था हमने लास्ट स्प्लीनेक्टमी में, लेफ्ट कोलिक फिशर के अलोंग द, क्या ये लेफ्ट कोलिक फिशर है, एंड द इंसिजन, आप इंसिजन देंगे, एंड द इंसिजन इज टेकन अप अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन, सिफेलेट अप टू द ईसोफेगस, ठीक है ना, अप टू द ईसोफेगस इसको लेके जाना है। द स्प्लीन अलोंग विथ पेंक्रियास इज मोबिलाइज्ड मीडियली बाय डिवाइडिंग द लीनो-रीनल लिगामेंट, लीनो-रीनल लिगामेंट, ठीक है ना। देखें सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वाइट लाइन ऑफ टोड को आपने
इंसिजन दिया, उस इंसिजन को रेज किया अप टू जो ऊपर की तरफ स्फेलेड वे में, ठीक है, नॉट कॉर्डल, स्फेलेड की तरफ ऊपर गए, इंफीरियर मार्जिन ऑफ इसोफेगस तक उसको ओपन किया। उसके बाद लीनोरीनल लिगामेंट को आपने जो है इंसाइज किया, ठीक है ना। The spleen along with pancreas is mobilized medially by dividing lienorenal ligament. Any bleeding from the splenic vessels may be controlled by manual compression at the hilum of the spleen till the spleen is mobilized and brought out of the abdominal womb, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इनको मैं साफ़ करता हूँ दोबारा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए हमने फिर एब्डोमिनल वूंड जो कि हमने लगाया था इन मिड लाइन इंसिजन, वहाँ तक हमने मोबिलाइज किया स्प्लीन को। वंस द स्प्लीन इज मोबिलाइज द स्प्लीन में बी रिपेयर्ड और स्प्लीनेक्टमी डन बाय डिवाइडिंग द स्प्लीनिक वेसल्स, ठीक है। तो ऐसे आपने मोबिलाइज करना है स्प्लीन को। स्प्लीन की मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी स्प्लीनेक्टमी करते हैं SPGR, तो पेशेंट को आप जब एडमिट करते हैं तो योर प्रोफेसर आस्क्स हैव यू मोबिलाइज द स्प्लीन, ठीक है ना। तो आपने उसका आंसर यही है कि आपने वाइड लाइन ऑफ टोड को और जो है लीनोरीनल लिगामेंट को आपने इंसिजन देके मोबिलाइज किया है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी। द कॉम्प्लिकेशंस आर ब्लीडिंग, ठीक है ना, लूजनिंग और लाइगेचर ऑफ द स्प्लीनिक वेसल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम अ मिस्ड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिपेयर्ड स्प्लीन, यहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? स्प्लीनिक वेसल्स से, स्प्लीनिक आर्टरी से ब्लीड हो सकता है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज से ब्लीड हो सकता है। उसके अलावा जहाँ से आप वो किया है आपने स्प्लिनोरेफी की है, उधर स्टिचेस से ब्लीड हो सकती है, याद रखें, ठीक है ना। लेफ्ट बेजल एटिलेक्टेसिस हो सकती है, ठीक है ना। प्लूरल इफ्यूजन्स हो सकते हैं। गैस्ट्रिक फिस्टूला ड्यू टू ग्रेटर कर्वेचर इंजरी, इसमें देखें ग्रेटर कर्वेचर की इंजरी भी हो सकती है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक फिस्टूला बन सकता है, वाइल लाइगेटिंग शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं किसके, स्प्लीनेक्टमी के, ठीक है ना। गैस्ट्रिक फिस्टूला भी बन सकता है, याद रखें यहाँ पे ये डिप्रेसर है, गैस्ट्रिक फिस्टूला भी बन सकता है, प्लस पेंक्रियाटिक फिस्टूला भी बन सकता है, पेंक्रियाटिक फिस्टूला भी बन सकता है, ठीक है। और ठीक है, तो पेंक्रियाटिक फिस्टूला बन सकता है ड्यू टू डैमेज टू टेल ऑफ द पेंक्रियाज। थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकती है इज द रूल फॉलोइंग स्प्लीनेक्टमी, ठीक है ना। देयर इज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस इफ द प्लेटलेट काउंट गोज अबव 1 लेख पर मिलीमीटर, 1 लेख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लेख से ऊपर जाए मिलीमीटर क्यूब प्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। पेशेंट नीड्स प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट थ्रोम्बोसिस विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ठीक है ना। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है हम इसकी प्रोफाइलेक्सिस देंगे अगर तो थ्रोम्बोसिस का रिस्क है, यानी कि अगर आपके उसके प्लेटलेट्स 10 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। सब फ्रीनिक एब्सेस हो सकता है, में नीड परक्यूटेनियस ड्रेनेज, ओवरवेलमिंग ओप्सी हो सकता है, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शंस बोलते हैं ओप्सी, ठीक है ना। स्प्लीन इज द क्रूशियल साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओप्सोनिन्स एंड प्रोपर्डीन दैट हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन कौन से? ऑप्सोनिन हो गया और प्रोपर्डीन हो गया। ये ऑप्सोनिन और प्रोपर्डीन फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं ऑफ किन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के, ठीक है ना। तो फॉलोइंग स्प्लीनेक्टमी, अब स्प्लीनेक्टमी हो गई है
तो ये जो ऑप्सोनिन्स हैं और प्रोपर्डीन्स हैं ये तो नहीं बनेंगे। जब नहीं बनेंगे तो फेगोसाइटोसिस ऑफ जो है फेगोसाइटोसिस ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी नहीं होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होंगे। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑप्सी इज न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया। इन एडिशन इन्फेक्शन विथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज आल्सो कॉमन। ठीक है ना। सर ने कहा था कि जो रिकरेंट इस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा कॉमन कौन से इन्फेक्शंस लेके आते हैं, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लेके मरीज़ के पास डॉक्टर के पास आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बात है, याद रखें। दिस इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्सोनिन्स और प्रोपर्डीन्स। ठीक है ना। ऑप्सोनिन और प्रोपर्डीन्स जो हैं स्प्लेनेक्टमी के बाद पेशेंट में नहीं बनेंगे, तो फेगोसाइटोसिस भी नहीं होगी। किसकी? इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होंगे। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट स्प्लेनेक्टमी ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस क्या है? इन्फेक्शन स्टार्ट्स इंसिडियसली बट रैपिडली डेवलप्स इनटू ए फुलमिनेंट इन्फेक्शन। फीवर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स में आकर। हीमोग्राम शोज ल्यूकोसाइटोसिस। ब्लड कल्चर में शो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ब्लड कल्चर आप करा सकते हैं, हीमोग्राम करा सकते हैं, इंक्रीज टीएलसी होगा। इसी तरह इंसिडियस ऑनसेट होगी और रैपिडली डेवलप करेगा फुलमिनेंट इन्फेक्शन में। फीवर, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेनेक्टमी इन्फेक्शंस की? आईवी फ्लूइड्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेरेंटरल एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है। इसी तरह प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट ऑप्सी यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस यूजिंग पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और कोएमोक्सिक्लेव कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। एमोक्सिसिलिन और कोएमोक्सिक्लेव की कॉम्बिनेशन देंगे, पेनिसिलिन देंगे और इरिथ्रोमाइसिन। जैसा कि डॉक्टर आशिक ने कहा था कि लॉन्ग लाइफ पेनिसिलिन्स पे होगा। ठीक है। डॉक्टर आशिक की बात याद रखना। ठीक है। इसी तरह वैक्सीनेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना। 1 डोज इन द इमीडिएट प्री ऑपरेटिव पीरियड एंड नीड्स टू बी रिपीटेड एवरी 10 आवर्ली। ठीक है ना। एवरी 10 आवर्ली इस वैक्सीनेशन डोज को रिपीट करेंगे। देखिए वैक्सीन्स के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, विच आर यूज्ड अगेंस्ट ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेनेक्टमी, जो इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, वो वैक्सीन्स कौन से हैं? ठीक है ना। इन वैक्सीन्स में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले है, देते कब है देखें, अगर तो इलेक्टिव स्प्लेनेक्टमी है, ठीक है ना, इलेक्टिव स्प्लेनेक्टमी है तो 14 डेज पहले आप ऑपरेशन से 14 डेज पहले देंगे। अगर ट्रॉमाटिक ईआर स्प्लेनेक्टमी है तो उसको हम पोस्ट ऑफ 14 डेज तक दे सकते हैं पोस्ट ऑफ। ठीक है। तो 2 वीक्स का गैप है। इलेक्टिव है तो 14 दिन पहले, ट्रॉमेटिक है इमरजेंसी में हुआ है तो उसका 14 दिन तक हम दे सकते हैं। ठीक है ना, पोस्ट ऑफ। अच्छा, अब जो वैक्सीन है, वैक्सीन कौन कौन से देंगे? इसमें न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस के लिए हम न्यूमोवैक्स दे सकते हैं, न्यूमोवैक्स दे सकते हैं। न्यूमोवैक्स क्या दे? न्यूमोवैक्स 2 आती है आजकल। ठीक है। न्यूमोवैक्स 0.5 ml का इंजेक्शन होता है ये। ठीक है। और IM या सबक्यूटेनियस देते हैं। ठीक है ना। तो न्यूमोवैक्स दे सकते हैं। इसी तरह जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हम हिप वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है ना। और मेनिंगोकोकस ग्रुप C इन्फेक्शन, ठीक, कौन कौन से? मेनिंगोकोकस ग्रुप C, इसके लिए भी हम इन्फेक्शन वो वैक्सीन देते हैं। तो इनकी इसकी वैक्सीन का क्या नाम है? मैनीटोरिक्स। ये भी 0.5 ml है। IM या फिर सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हिप वैक्सीन हो गया, न्यूमोवैक्स हो गया
और मेनिंगोकोकल ग्रुप सी मेनिटोरिक्स 0.5 ml/IM या फिर सबक्यूटेनियस वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैक्सीनेशंस हैं अगेंस्ट प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन हैं अगेंस्ट स्टेफ्लो कह रहा हूँ अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसमें कौन कौन से मैंने बताया, न्यूमोकोकस हो गया, इसी तरह इसका निमोनिक नहीं था, स्प्लीन नहीं है, ठीक है ना, स्प्लीन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस, ये आपने याद रखना है, स्प्लीन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए पोस्ट ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं स्प्लीन के, पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अगर हम इनको समराइज करना चाहें ना तो कैसे आपको पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्या, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्प्लीनेक्टमी, ठीक है, स्प्लीनेक्टमी। इसमें इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस याद रखें सबसे पहले, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, इसमें क्या क्या है हमारे पास, इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हिमरेज है, उसके बाद हमारे पास है बाउल इंजरीज है, बाउल इंजरी है, एट्रोजेनिक इंजरी टू द बाउल होता है, जैसा कि कोलोन हो गया, पैंक्रियास, स्टमक हो गया, इसी तरह साथ में पैंक्रियाटिक इंजरी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि गैस्ट्रिक फिस्टुला पैंक्रियाटिक फिस्टुला नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह थर्ड है इंट्रा ऑपरेटिव इंजरी, कौन सी है, टेल ऑफ पैंक्रियास, वही वाली बात है, पैंक्रियास को इंजरी हो सकती है। फोर्थ क्या हो सकता है, डायफ्राम, आसपास डायफ्राम भी है, डायफ्रामेटिक, सारी एनाटॉमी वाइज जाएंगे आप, ठीक है, डायफ्रामेटिक इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जो अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। अब फिर एक तो है ना पर ऑपरेटिव, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव या फिर पर ऑपरेटिव, ठीक है ना। दूसरी है पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव फिर कौन कौन सी हैं हमारे पास, अर्ली और लेट, ठीक है ना। अब अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या है हमारे पास, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास है पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं सबसे पहले, ठीक है ना, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में एटिलेक्टेसिस है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, और प्लूरल इफ्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, प्लूरल इफ्यूजन्स हो सकते हैं। और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, चलो उसके बाद पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन से आगे बढ़े, सब फ्रीनिक एब्सेस बन सकता है, सब फ्रीनिक एब्सेस बन सकता है। और सब फ्रीनिक एब्सेस के बाद नंबर थर्ड पे वूंड इन्फेक्शन आ सकता है, वूंड इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है ना, हीमाटोमा आ सकता है, हीमाटोमा आ सकता है। इसी तरह 5 में क्या है हमारे पास, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव इलियस एक कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह 5 में हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रिक डायलिटेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकती है, पोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकती है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशंस देखें, लेट में क्या आ सकता है, लेट में हमारे पास ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शंस है, ठीक है, ये लेट में आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें ऑप्सी में देखें होता क्या है कि जो लेट कॉम्प्लिकेशन तो है ही है ये ऑप्सी, ठीक है, इट इज़ अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टमी। लेकिन इसमें देखें कि इसकी जो पेशेंट कैसे वो करता है, प्रेजेंट करता है पेशेंट, जो है सबसे पहले बात याद रखें, लाइफ में कहीं भी किसी भी टाइम इसको ये रिस्क हो सकता है ऑप्सी का, ठीक है, इसको मैं ऑप्सी बोलता हूँ, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन, ठीक है, लाइफ में किसी भी टाइम भी ये हो सकता है, ठीक है ना। पेशेंट शुरू में नॉन स्पेसिफिक फ्लू होगा पेशेंट को, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक फ्लू होगा पेशेंट को, और वो जो फ्लू है वो रैपिडली डेवलप करेगा, रैपिडली फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आएगा, रैपिडली प्रोग्रेस करेगा टू फुलमिनेंट सेप्सिस,
फुलमिनेंट सेप्सिस के लिए रैपिडली ये प्रोग्रेस करेगा और अल्टीमेटली डेथ होगी विद इन 12 टू 48 आवर्स। 12 टू 48 आवर्स में पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए हम वैक्सीनेट करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है ना। जो केसेस होते हैं ना, जो मेजॉरिटी ऐसे केसेस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ सच पेशेंट्स, ठीक है ना, दे गेट ऑप्सी विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। मोस्टली ऐसे होते हैं जो 2 साल के अंदर अंदर इनको ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से, मैंने आपको पहले भी बताया। इनकेप्सुलेटेड बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल एच इन्फ्लुएंजा हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, इसी तरह जो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, और मेनिंगोकोकस हो गया, ठीक है ना, जिसको मैं निजेरिया मेनिंजिटाइडस बोलते हैं, ठीक है ना, मेनिंजिटाइडस, ठीक है ना। तो मैंने निमोनिक बताया था, स्प्लीन नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निजेरिया मेनिंजिटाइडस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, इनके थ्रू ये इन्फेक्शंस होते हैं। कौन से? ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शंस, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑप्सी इज ग्रेटर इन यंगर पेशेंट। जितना पेशेंट यंग होगा उतना ज़्यादा चांस होगा ऑप्सी का। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्सी इंक्लूड्स अर्ली रिकॉग्निशन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट विद हाई डोज एंटीबायोटिक्स एंड अदर सपोर्टिव मेजर्स, ठीक है। ऐसे केसेस में अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, आप अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करेंगे, हाई डोज एंटीबायोटिक्स देंगे, और हाई डोज याद रखें, दिस इज जस्ट लाइक मेनिंजाइटिस, हाई डोज एंटीबायोटिक्स देंगे इसमें, और जो मेजर्स है सपोर्टिव वैक्सीनेशन वगैरह, ठीक है ना, ये सारे करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्सी जो है इसको आप कैसे रोक सकते हैं, वही वाली बात है, वैक्सीन करके, ठीक है ना। वैक्सीन्स का मैंने आपको बताया, देखें इसमें वैक्सीन्स आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, इसमें आप वैक्सीन्स देंगे, दोनों चीज़ें आप करेंगे, और क्या होगा तो आप उसको बचा सकेंगे, ठीक है ना। अब देखें, एक ऐसा बच्चा है जो 5 साल से कम में उसको स्प्लीनेक्टमी हुई है, ठीक है ना। उसको डेली प्रोफाइलेक्टिक डोज देंगे पेनिसिलिन की, ठीक है। पेनिसिलिन की जो है डेली प्रोफाइलेक्टिक डोज देंगे 10 साल तक, अगले 10 साल तक, ठीक है ना। जबकि ओल्डर चिल्ड्रन हो उनको डेली पेनिसिलिन की डोज 16 साल तक हम देंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले 10 साल तक बच्चों को देंगे, 16 साल तक बड़ों को देंगे, ठीक है ना, ओल्डर चिल्ड्रन को देंगे, ठीक है ना। इसी तरह वैक्सीनेशन देखें, वैक्सीन्स के बारे में दोबारा याद रखें कि ठीक है ना। तो वैक्सीन की बात करें, अगर इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी है तो क्या होगा, ट्रॉमेटिक स्प्लीनेक्टमी है तो क्या होगा। इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी में 14 दिन पहले आप क्या करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ट्रॉमेटिक स्प्लीनेक्टमी में आप एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है, 14 दिन 14 दिन नहीं है, ठीक है। एज सून एज पॉसिबल, और इफ़ पॉसिबल बिफोर डिस्चार्जिंग द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बिफोर डिस्चार्जिंग द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल ये आपने देना है, ठीक है ना। याद रखें कि जो मेनिंगोकोकल और जो न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स रिपीट करेंगे हम हर 10 साल बाद, ठीक है, हर 10 साल बाद हम रिपीट करेंगे। इसी तरह एक ऐसा पेशेंट जिसकी स्प्लीनेक्टमी हुई है, जो इलेक्टिव हो या फिर ट्रॉमेटिक स्प्लीनेक्टमी हो, दोनों के केसेस में आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। ऐसा तो नहीं है कि वो मलेरिया एंडेमिक एरियाज़ में है, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट्स को आपने मॉस्किटोज से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कहना है, ठीक है। और जो है एंटी मलेरियल थेरेपी के बारे में
AMT एंटी मलेरिया थेरेपी के बारे में उनको एडवाइस करते रहना है, करके फिर डिस्चार्ज करना है, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में वैसे भी मच्छर बहुत ज़्यादा है, ठीक है।